वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं फैमिली या परिवार। देखिए, एज सुन एज द वर्ड फैमिली या परिवार शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, अ यूनियन ऑफ फादर, मदर एंड हिज ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, ऐसे लोगों का एक समूह। मानव समाज का इतिहास ही परिवार का इतिहास है, क्योंकि मानव जीवन के प्रारंभ से परिवार उसके साथ है। किसी न किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास के सभी स्तरों पर पाया जाता है। परिवार ही समाज की प्रारंभिक इकाई है। मनुष्य का जन्म, विकास और संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होती है और उसी परिवार के प्रसार से ही समस्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ द नेशन, है ना। इस अर्थ में हम सब लोग उस प्रथम परिवार के सदस्य हैं जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर बसा है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को एक ही परिवार का क्रमिक विकसित रूप समझा जा सकता है। प्रत्येक समाज, चाहे आदिम हो या आधुनिक, परिवार का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना परिवार के समाज का अस्तित्व संभव नहीं है और निरंतरता भी संभव नहीं है। मनुष्य मरता रहता है, परंतु परिवार की सदस्यता से मानव जाति अमर हो जाती है, क्योंकि समाज में जो लोग मर जाते हैं उनके स्थान को परिवार की नई संतानों से भर देता है। और इसी प्रकार परिवार द्वारा मृत्यु और अमरत्व, दो विरोधी अवस्थाओं का एक सुंदर समन्वय संभव हुआ है। अगर हम परिवार को फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें तो परिवार जो है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने इसको एक परिभाषा द्वारा समझाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों या बिना बच्चों वाले एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही अपने बच्चों सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। तो इस परिभाषा से हमें एक चीज़ के बारे में पता चलता है, क्या कि सबसे पहले परिवार क्या है। फैमिली को, परिवार को उन्होंने एक समिति बताया है, एक एसोसिएशन बताया है, ठीक है, या हम ये कहें एक संघ बताया, एक यूनियन बताया है, जिसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इस संघ या समिति का निर्माण कौन करता है। एक पति पत्नी और उसके बच्चे, है ना। केवल पति पत्नी भी हो सकते हैं, विधवा स्त्री उसके बच्चे भी हो सकते हैं, या बिना स्त्री के पुरुष या उसके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा यूनियन या एक ऐसा संघ जिसमें पति पत्नी और बच्चे, तो परिवार का एक संघात्मक पहलू इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। दूसरा जो परिभाषा है वह मैकाइवर एंड पेज ने दी है। मैकाइवर और पेज ने दूसरी परिभाषा दी है। उनके अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह जो बच्चों के जनन,
और लालन पालन की व्यवस्था करता है। क्या है जो क्या करता है? बच्चों के जनन और लालन पालन, रियरिंग एंड बियरिंग की एक सिस्टम है, कि एक व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था है जो लालन पालन का कार्य करते हैं। तो इन आधार अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो परिवार नामक समूह पर्याप्त निश्चिंत यौन संबंधों द्वारा, इसका मतलब जो भी पति पत्नी हैं उनमें यौन संबंध स्थापित होते हैं, उसे हम विवाह कहते हैं। और परिवार का जन्म स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से होता है, और यह एक साधन है जिसके द्वारा बच्चों का जन्म और लालन पालन संभव हो पाता है। इस प्रकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से यौन संबंध स्थापित करना तथा बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से स्थापित समूह को परिवार कहते हैं। ये जो मैकाइवर एंड पेज की जो परिभाषा है, ये एक तरह से विस्तृत परिभाषा है जो हमें ये बताती है कि परिवार का जो कार्य है, विवाह द्वारा सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलराइज किया जाता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का जो कार्य है वो परिवार में होता है। और बच्चों का जन्म और उनका लालन पोलन जो है वो इस यूनिट या इस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है पूरा किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ परिवार की विशेषताएं या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। परिवार की विशेषताएं, आपको बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस जो है परिवार की मिल जाएगी। तो आपको देखिए, आप जो भी अगर डेफिनेशन लिखते हैं उस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा उसको प्रयास कीजिए कि उस डेफिनेशन को आफ्टर राइटिंग इन इन्वर्टेड कॉमा, जब आप इन्वर्टेड कॉमा में उस परिभाषा को लिख लेते हो तो उसके बाद उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला अगर विशेषता इसकी है, ये विवाह संबंध, मेटिंग रिलेशनशिप। एक परिवार का जन्म स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से होता है। यह संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होता है और इसके आधार पर उनमें यौन संबंध स्थापित होने के फलस्वरूप उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण होता है। यह विवाह संबंध आजीवन बना रहता है, और यदि बीच में विवाह विच्छेद या मृत्यु के कारण टूट न जाए, अगर कोई एक पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से विवाह विच्छेद किया हो जाता है, तो जब तक ये नहीं होता है तब तक ये मृत्यु तक, या हम ये कहें जीवन पर्यंत चलने वाली एक यूनिट है। फिर दूसरा है इसमें कि विवाह का एक स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ मैरिज, दो या दो से अधिक स्त्री पुरुष में आवश्यक संबंध जिसमें यौन संबंध भी सम्मिलित होते हैं स्थापित करने और उसे स्थिर रखने के लिए कोई ना कोई संस्थात्मक व्यवस्था या तरीका प्रत्येक समाज में पाया जाता है, जिसे विवाह कहते हैं। यह व्यवस्था एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह का रूप धारण कर सकती है। एक विवाह सभी सभ्य समाजों में और अनेक जनजातियों में पाया जाता है, जैसे खासी, संथाल, कादर जनजातियों में पाए जाते हैं। बहुविवाह खस,
टोडा, कोटा में भारतीय जनजातियों में पाए जाते हैं। हिंदू समाज में धार्मिक इतिहास में 5 पांडव का एक जो हमें द्रौपदी का जो उदाहरण मिलता है वह बहुपति विवाह का है, और 2 उदाहरण बहुपत्नी विवाह के एक तरह से हमें मिलते हैं कि वैसे तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्राइबल में, बट अगर हम थोड़ा सा हमारे पौराणिक काल में भी जाएं तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ बहुपत्नी विवाह भी था। और दशरथ की हम बात माने तो बहुपत्नी विवाह था। भगवान श्री राम की बात को देखें तो हम एकल विवाह, मोनोगैमी जिसको कहते हैं, आदर्श विवाह का स्वरूप वो देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ द्रौपदी की बात करें तो बहुपति विवाह का उदाहरण भी हमें मिलता है। भारत की नागा, गोंड, बेगा, टोडा आदि जनजातियों में समाजों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 के पास होने के पश्चात हिंदू समाज में बहुपत्नी विवाह के असंख्य उदाहरण मिल सकते हैं। बहुविवाह समूह विवाह जो है वह ऑस्ट्रेलिया की जनजाति की एक निराली विशेषता है। देखिए, जब तक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब तक पास नहीं हुआ था तब तक हमारे यहाँ बहुपत्नी विवाह का सिस्टम था। बट आफ्टर द अमेंडमेंट, या हम ये कहें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये जब एक्ट बना, इस एक्ट के तहत 2 शादियाँ, वेदर अगर कोई पत्नी 2 पुरुषों से विवाह करती है वो भी इलीगल है, और अगर एक पुरुष 2 और स्त्रियों से विवाह करते हैं वो भी जो है इलीगल है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वंश नाम की व्यवस्था। वंश नाम की एक व्यवस्था। देखिए, परिवार में कोई ना कोई वंश नाम जो है, वंश नाम निश्चित करने का एक नियम बना हुआ है, जिसके अनुसार एक परिवार विशेष के बच्चों का उपनाम, सरनेम जिसको हम कहते हैं, या वंश नाम निर्धारित होता है। उसके वंशजों को पहचानने में मदद मिलती है। यह वंश मातृवंशीय या पितृवंशीय हो सकता है, जो वास्तव में रक्त संबंध हो, जैसे बच्चे के साथ उसको जन्म देने वाले माता पिता का संबंध, या काल्पनिक रक्त संबंध जैसे बच्चे के साथ उसे गोद लेने वालों का संबंध पर निर्धारित होता है। अधिकतर सभ्य समाजों में, अनेक जनजातीय समाजों में वंश जो है पिता के नाम पर चलता है, जबकि भारत में खासी, गारो, नायर आदि जो जनजातियां हैं, इनमें बच्चे अपने परिवार का नाम माता से ग्रहण करते हैं, न कि पिता के नाम से। टुमारो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन द डिटेल्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसको और डिटेल में जो है आगे की कुछ और इसकी विशेषताएं हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।